टाइम और टेंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसके बिना ना हम इंग्लिश अपना ठीक कर सकते हैं। 10-12 के बाद भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इंग्लिश को लेकर कि कुछ भी नहीं आता, वो 5 सेंटेंसेस भी ठीक से बोल नहीं पाते। कारण क्या है? वो इंग्लिश इनका बेसिक्स है, टाइम और टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम और टेंस के बारे में और इसे समझने का कोशिश करेंगे कि टाइम और टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसे समझ। टाइम और टेंस पढ़ना क्यों है, इसका मकसद क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम जो आपने पढ़ा है ना, 3 टाइप का टाइम बचपन से, पास्ट, प्रेजेंट और एक टाइम होता है फ्यूचर। देखो, ये 3 टाइप के ही टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। गेटिंग? तो इसे टाइम कहा जाता है। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म। अब ये वर्ब फॉर्म क्या है? देखो, तो जिस भी टाइम के लिए, अब आपको दिख ही रहा है यहाँ, पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम और फ्यूचर का टाइम। तो जिस भी टाइम के लिए जिस वर्ब फॉर्म को यूज करेंगे उसे टाइम और टेंस कहते हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। टाइम जो 3 टाइप का टाइम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म। तो जिस भी टाइम के लिए जिस वर्ब फॉर्म का, इन सबको वर्ब फॉर्म बोला जाता है। तो जिस भी टाइम के लिए जिस वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे उसे टाइम और टेंस कहते हैं। तो मुझे अगर पास्ट की बात करनी है, मुझे अगर प्रेजेंट के बारे में बात करनी है, या मुझे फ्यूचर के बारे में बात करनी है, जैसे मैं पास्ट के एक सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। जैसे ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ, राइट? इसमें पाकिस्तान के 9 एयर बेसिस को अटैक किया गया था इंडियन फोर्सेस के द्वारा। तो मैं कब की बात बता रहा हूँ? पास्ट की। अब प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? तो चाइना अरुणाचल प्रदेश में एक डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो लगभग 13 लाख करोड़ रुपया का बजट से बनाया जा रहा है, राइट? तो फ्यूचर में, अब जैसे फ्यूचर की बात करें तो जैसे संभावना है कि चाइना कभी ताइवान पर अटैक कर सकता है, फ्यूचर की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है? या कभी ना कभी वो तो अटैक करेगा। जैसे आज अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसके वजह से पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ गए। तो चाइना को ये 10 साल पहले से ही पता था कि आज नहीं कल अमेरिका ईरान पर जरूर अटैक करेगा। तो ये सब फ्यूचर के सेंटेंस हो गए, राइट? तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि पास्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है। तो मैं अब डेफिनेशन लिखा देता हूं कि टाइम और टेंस किसे कहते हैं। रेडी? देखो, जिस भी टाइम के लिए, अब जिस भी टाइम मतलब पास्ट के टाइम, प्रेजेंट का टाइम या फ्यूचर का टाइम, जिस भी टाइम के लिए जिस वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, राइट? तो उसे टाइम और टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे अगर कोई प्रेजेंट का बात बताना है, राइट? जैसे मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूं या मैं क्लास 10 में पढ़ रही हूं, राइट? तो मैं प्रेजेंट के बारे में ना बात कर रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट के ही वर्ब फॉर्म को यूज करूंगा। ना मैं ये कर सकता हूं, ना मैं ये यूज कर सकता हूं, मुझे प्रेजेंट का ही यूज करना पड़ेगा, राइट? जैसे मैं अगले साल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कब की बात कर रहा हूं? फ्यूचर के बारे में। तो जब मैं फ्यूचर के बारे में बात करूंगा तो मुझे फ्यूचर के ही यूज करने पड़ेंगे वर्ब फॉर्म, मैं पास्ट और प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं। टाइम और टेंस, इसे लोग टेंस कहते हैं, वो उच्चारण, वो बोलना ही गलत है। इसका एक्चुअली पूरा नाम है टाइम और टेंस। तो टाइम जो 3 टाइप का टाइम होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और टेंस का मतलब बताया था मैंने, वर्ब फॉर्म। तो जिस भी टाइम के लिए जिस वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे उसे टाइम और टेंस कहते हैं। अब पास्ट का टाइम अलग है। अब
पास्ट का टाइम मतलब जैसे मैं कल स्कूल गया था, ठीक है। प्रेजेंट मैं स्कूल जाता हूं या मैं जा रहा हूं। फ्यूचर मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसमें एक्शंस के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, टाइम और टेंस क्या बताता है? टाइम और टेंस हमेशा एक्शन के बारे में बात करेगा, ठीक है। एक्शन का मतलब ही हो गया वर्ब। क्लियर है? तो टाइम और टेंस को बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, मकसद क्या है इसका? तो टाइम और टेंस को सिर्फ एक्शंस को बताने के लिए यूज किया जाता है, राइट। और एक्शंस का मतलब ही हो गया वर्ब। तो जो भी आप एक्शन बताना चाहो, जैसे मैं बाजार गया था या नहीं गया था, मैं बाजार जाता हूं या नहीं जाता हूं, मैं बाजार जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इसमें सिर्फ काम के होने और नहीं होने की बात करते हैं, तो उसे ही टाइम और टेंस कहते हैं। तो जब भी मुझे एक्शंस बताना होगा तो मैं टाइम और टेंस ही यूज करूंगा, मैं इसके बाहर और कुछ यूज नहीं कर सकता। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे टाइम और टेंस के बारे में। और टाइम और टेंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना ना हम इंग्लिश अपना ठीक कर सकते हैं। 10-12 के बाद भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इंग्लिश को लेकर कि कुछ भी नहीं आता, वो 5 सेंटेंसेस भी ठीक से बोल नहीं पाते। कारण क्या है? वो इंग्लिश इनका बेसिक्स है, टाइम और टेंस। तो जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी, वो अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है क्या है कि आपको अगर कल भी राइटिंग स्किल लिखनी हो या स्पोकन इंग्लिश करना हो, तो टाइम और टेंस का बड़ा क्रूशियल रोल रहता है। अब बिना इसके आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो आपको बेसिक सा चीज़ है, टाइम और टेंस सीखना पड़ेगा। इसलिए टाइम और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप कभी वॉइस का क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ना कभी नरेशंस का। आपको रूल्स ही याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये आ जाए ना, तो रूल्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको मैं टाइम और टेंस के बारे में सारे डिटेल्स में बताऊंगा। अब हर एक टाइम को ना 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला मैं पास्ट को लूँ तो पास्ट सिंपल टेंस, या इसी का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो किसी भी टाइम को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। अब एक एक टाइम के बारे में पढ़ना है, और यहीं पर टेंस का रोल आता है, राइट। उसी तरह अगर मुझे प्रेजेंट के बारे में पढ़ना होता तो, या प्रेजेंट को मैं डिवाइड करता, तो मैं पास्ट के जगह मैं यहाँ पर प्रेजेंट लिख देता, बस हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसी तरह फ्यूचर भी, ठीक है। तो इसी तरह से टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं, और हम लोगों को वर्ब फॉर्म इसी जगह यूज करना है, गेटिंग। और इसमें हम लोगों को और क्या पढ़ना है, देखो मॉडर्न इंग्लिश में टोटल 9 टेंस होते हैं। 4 पास्ट का होगा, 4 प्रेजेंट का, और फ्यूचर का 1 टेंस होता है, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में। तो टोटल 9 टेंस, ठीक है। तो टोटल 9 टेंस मॉडर्न इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। और ये टेंस या टाइम और टेंस क्या बताता है? एक्शन, ठीक है, जो एक्शंस को बताते हैं। काम हुआ है या नहीं हुआ है, काम होगा या नहीं होगा, काम हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें सिर्फ काम के या एक्शन के होने की बात करते हैं। अब ये एक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। आप स्कूल जाते हो, बाजार जाते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक्शंस में ही काउंट होती है। मॉडर्न इंग्लिश में टोटल 9 टेंस हैं जो एक्शंस को बताने के लिए यूज किया जाता है। अब एक एक करके इसी 9 टेंस को अंडरस्टैंड करना है, इस जगह पर कौन सा टेंस यूज करना है, इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो या कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखोगे, तो आपको इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने के लिए या ड्रॉ करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कि सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे पहचानेंगे ये सब्जेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसको लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न रहा है। वो जानते तो हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या होता है यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और ये क्लियर करने का कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, या तो वो डूअर होगा, या जब हम किसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं यहाँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नरेंद्र मोदी के बारे में, ना कि भारत के बारे में। कि आरसीबी ने 2026 में आईपीएल का फाइनल मैच जीता था।
मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आरसीबी के बारे में, राइट। मैं आईपीएल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आरसीबी के बारे में बता रहा हूँ। और एक होता है डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये डूअर को ही इंडिकेट करता है, डूअर के बारे में बात करता है। तो इसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन एक सिंगुलर के फॉर्म में, एक प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब क्या होता है, जब हम किसी सिंगल के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर बोलूँ मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ, तो मैं तो यहाँ सिंगल हूँ, अकेला, तो मैं सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, मैं, मैंने या हम। उसी तरह यू, मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं वहाँ पर कितने लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं उसी को बता रहा हूँ, तुम। तो वहाँ पर ये सिंगुलर का काम करेगा। अब इस यू का हिंदी क्या होता है, तुम, आप, तुम्हें, ते, तू, तुमको। अच्छा, एक और भी होता है, तेको, राइट। आपको, तेरे को, सबको यू बोला जाता है। और थर्ड पर्सन में आएंगे तो थर्ड पर्सन में भी ही मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए, और इसका अगर नाम पता है तो आप नेम भी यूज कर सकते हैं। तो ही, सी, इट या किसी नेम को हम लोग थर्ड पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं। अब इट का यूज कहाँ होता है, आप तो सुने होंगे सिर्फ नॉन लिविंग थिंग, जैसे ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, सब तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इट का यूज देखो कहाँ कहाँ होता है। एक, इट का इस्तेमाल तो नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। दूसरा, इट का इस्तेमाल टाइम बताने के लिए या डेट बताने के लिए भी करते हैं। इट का इस्तेमाल वेदर या क्लाइमेट बताने के लिए भी करते हैं। इट का इस्तेमाल एनिमल्स के नाम को बताने के लिए करते हैं, जैसे इट इज़ कैट, इट इज़ डॉग, इट इज़ एलिफेंट, ठीक है। मैं अगर वेदर की बात करूं, या इट इज़ सनी डे टुडे, ठीक है। टाइम की बात करूं, इट इज़ 12 o'clock। तो इस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। दूसरा, चाइल्ड, देखो इसको समझो जरा। चाइल्ड मेल या फीमेल, कोई सपोज कोई बच्चा कहीं रो रहा है, मुझे नहीं पता वो बच्चा मेल है या फीमेल है, बस वो रो रहा है, ठीक है। तो मुझे उसका जेंडर नहीं पता है, लेकिन वो रो रहा है, तो मैं उस केस में चाइल्ड के लिए इट का इस्तेमाल करूंगा। अब वो इट लगा देने से कुत्ता का बच्चा नहीं हो जाएगा, एनिमल नहीं है, हो जाएगा। सो इट का इस्तेमाल किसी बच्चे के लिए करेंगे, लेकिन हमको उसका जेंडर नहीं पता है, ठीक है। और एक, इट का इस्तेमाल जब सेंटेंस के इंट्रोडक्शन में करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मैं उसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रेन को, ठीक है। तो उसको इंट्रोडक्शन करने के लिए मुझे इट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इट हो गया, इट का इतना सारा यूज होता है। अब इसी को मैं प्लूरल करता हूँ, तो आई का प्लूरल क्या होता है, हम लोग। यू का प्लूरल क्या होगा, तुम लोग, आप लोग, ते लोग, तू लोग, जो यूज करते हैं आप लोग। और इसका एक प्लूरल होता है ही, सी, इट, या नेम किसी का, दे, इसको वे लोग बोलते हैं। या इट का प्लूरल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इट, देखो, है ना। इट का जो प्लूरल अगर आप बनाना चाहोगे तो इसको दे के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो यही है सब्जेक्ट, और इसे ही बोला जाता है डूअर। क्लियर है। तो इसमें से अगर कोई यूज करना होगा। अच्छा, एक और रह गया, आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं माई का भी, जैसे माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, माई सिस्टर, मेरी बहन, है ना, कि मेरी बहन क्लास 12th में पढ़ती है या 10th में पढ़ती है, मेरी बहन दीदी कॉलेज में पढ़ती है, मेरा भाई कलकत्ता में जॉब करता है। तो आप जो इसके बारे में बता रहे हो ना, है ना, यहाँ पर मेरा कुत्ता, मेरा बकरी, सब कुछ शामिल हो जाएगा। ये जिसमें भी मेरा वर्ड लग जाता है वो सिंगुलर को बताएगा, तो भी वो थर्ड पर्सन में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा भाई कलकत्ता में जॉब करता है, तो मेरा भाई तो यहाँ सिंगुलर, मैं एक ही भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो ये सारे, है ना, कुत्ता, मेरा बकरी, मेरा दोस्त, मेरा भाई, सब कोई थर्ड पर्सन में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। और सब्जेक्ट इन्हीं दो में से कोई एक होगा। एक तो मैंने बताया जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास ब्लैक कलर का मार्कर है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मार्कर के बारे में जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। इन सबको डूअर बोलते हैं। तो सब्जेक्ट जो है इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है।
अब स्टार्ट करते हैं वर्ब को, ठीक है। तो वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। देखो इसी वर्ब को क्या कहते हैं, एक्शन। तो वर्ब दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं मेन वर्ब और एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या इसी का एक और नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये मेन वर्ब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इसे ही मेन वर्ब बोला जाता है। ये मेन वर्ब दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब किसको बोला जाता है, वैसे वर्ब फॉर्म जिसके साथ ईडी लगते हैं। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब फॉर्म के साथ ईडी इस्तेमाल होता है। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 दिख रहा है आपको, तो इसके साथ ईडी इस्तेमाल करते हैं, इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे आस्क, तो ये आस्क्ड, आस्क्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, गेटिंग। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, देखो इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, ऐसे वर्ब फॉर्म या तो जो सेम रहे तीनों स्थिति में, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में कट कट कट, रीड रीड रीड, ठीक है, इस सब का सेम रहेगा। या एक होता है कि जिसका तीनों फॉर्म बदल जाए, जैसे मैं लिखा हूं गिव, गिव, गिवन, गो, वेंट, गोन। आप देख रहे हैं यहाँ तीनों फॉर्म बदल गया। और तीसरा जो होता है जिसका एक फॉर्म सेम रहेगा, दूसरा बदलेगा, फिर वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो कम, कैम, कम, रन, रैन, रम, गेटिंग। तो ये सारे को बोला जाता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो इंग्लिश में आपके 80% वर्ड्स रेगुलर होते हैं। मैं देखता हूं, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं वर्ब फॉर्म्स को याद करने का ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो बनाकर। तो आपके वर्ब, देखो वर्ब बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। अगर ये वर्ब आप सीख नहीं पाए या तीनों फॉर्म आपको याद नहीं करना है, जस्ट रीडिंग करना है, जब मैं बताऊंगा वो सारे वीडियोस में, तो अगर जब तक ये सीखोगे नहीं तो इंग्लिश का सेंटेंस यूज नहीं कर पाओगे। आप इंग्लिश तो समझ जाओगे, बोल लोगे, लेकिन वर्ब 1, 2, 3 क्लियर नहीं रहेगा तो आप पास्ट का सेंटेंस यूज नहीं कर पाएंगे, राइट, प्रेजेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। सो इसको समझना बहुत जरूरी हो। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये होता क्या है, देखो जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हो या पढ़ते हो तो आपने कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स तो जरूर देखे होंगे। ये क्या करता है, ये सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा। जैसे मैं लिखूं रवि देखो ये सेंटेंस पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं इसमें एक हेल्पिंग चीज आपको दिख नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे जिससे सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को बनाने में मदद करता है। अब ये डिपेंड करता है ये सेंटेंस किस टाइम का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कब का बात कर रहा है, राइट। तब हम लोग उसी हिसाब से इसे यूज करेंगे। तो इसे ही बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, राइट। इंग्लिश में जो 80% वर्ब्स हैं ना वो इसी तरह बनते हैं, 20% जो वर्ड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा था कि सेंटेंस को बनाने में, ड्रॉ करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मैं बताया था, अब ये सेंटेंस जो भी टेंस के होंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिस भी टाइम के होंगे, ठीक है, तो मैं प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से या फ्यूचर के हिसाब से वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो यही था वर्ब के बारे में। डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जब आप किसी सेंटेंस में क्या से, किसको, कैसे, कब, कहाँ, क्या, इन सब वर्ड से जब आप क्वेश्चंस करोगे और जो आंसर मिलेगा उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। हम लोग रोज शाम को मोमो खाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि आप क्या खाते हो, तो आपका जवाब क्या आएगा, मोमो। अब मैं अगर टाइम को लेकर चलूं, है ना, कब, तो रोज शाम। तो इंग्लिश में ये सब वर्ड्स हमेशा लास्ट में ही यूज होंगे, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में इसे कैसे बोल सकता हूं, तो वी इट सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब देखो ये वर्ब के बाद आया, यहाँ भी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब भी क्या से
टाइम, प्लेस, हाउ को जो क्वेश्चंस करोगे, जो आंसर मिलेगा वही होगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्लिप करके गिर गया, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप कैसे गिर गए, तो जो कैसे का जवाब देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नंबर 2, वह 10 बजे स्कूल जाता है। अब देखो ये टाइम बता रहा है ना, तो मैं पूछूंगा कितने बजे, तो 10 बजे। ही गोज टू स्कूल एट 10 AM। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लास्ट में ही आता है। तुम लोग दिल्ली में जॉब करते हो, कहां, प्लेस, जब कोई प्लेस का जवाब मिलेगा कहां पे, दिल्ली में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इससे पहले डिस्कस किया टाइम और टेंस के बारे में। अब जो हमारा क्लास होगा वो हम लोग वर्ब पे करने वाले, जिसमें हम लोग वर्ब्स के फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब 1, 2, 3 को कैसे याद करते हैं, कैसे उसको मतलब कैसे बनाया जाता है, ये सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्ब पे ही होगा। ओके, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा या पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।